वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट here. कैसे हैं आप सभी? आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन इज फिट एंड फाइन एंड वी आर बैक अगेन विथ अनदर क्लास। और आज की जो क्लास है उस क्लास को हमें प्रीवियस दो क्लासेस जो की उनसे कनेक्ट करते हुए हम इसे आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने आप लोगों के साथ में जो डिस्कशन किया, उस डिस्कशन के अंदर हमने आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया। वी टॉक्ड अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जब उसे बनाया गया, मेंबर्स एंड उन मेंबर्स का जो बाइफिकेशन है वो दिया। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को जब हम ऑन ग्राउंड रियलिटी में ये लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तब उस पर्टिकुलर केस में इनके पास में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, एंड द सेकेंड पार्ट इज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एंड चलो इसका श्री गणेश कर ही देते हैं आज की क्लास का। तो आज की क्लास जब हम बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी के कोर के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है उन डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। एंड वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से है सर? सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल। इनके बारे में जानना जरूरी है बिकॉज ये, या मैं बोलूं इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, इनका जो इम्पैक्ट है मार्केट के अंदर, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट के तौर पे देखा जाता है। दे डोंट डिफ्लेक्ट और इफेक्ट द मार्केट इनडायरेक्टली। तो इनका जो इफेक्ट है वो हमें डायरेक्टली मार्केट में दिखता है। दैट इज व्हाई वी कंसिडर देम एज द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स। चलिए, तो सर आज की क्लास के अंदर हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या क्या रहेगा? तो आज की क्लास में आई एम डेडिकेटेडली टारगेटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी और उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो प्रोसेस है। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में आरबीआई जो है मार्केट में मनी को इंजेक्ट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो आज मैं आपको वो इंस्ट्रूमेंट भी बताऊंगा, वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा जिससे मार्केट में आरबीआई मनी को इंजेक्ट कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है। फर्दर इसी क्लास के अंदर हम ये एनडीटीएल वाला जो टर्म है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज हमारी जो कैलकुलेशंस होती है वो इसी एनडीटीएल के बेसिस पे हो रही होती है। एडिशनली इस एनडीटीएल के ऊपर कैलकुलेट करने वाले जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पहला है हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है हमारा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हम आज की क्लास में आप लोगों को समझाएंगे। एडिशनली सीआरआर और एसएलआर के कंपैरिजन भी हम आपको लास्ट में बताएंगे, एंड कुछ रियल टाइम समरीज एंड कुछ टिप्स हम आपको जनरली इस क्लास के एंड तक आपको देके जाएंगे, सो दैट कि आप जब इस क्लास को देखने के बाद में क्लास क्लोज करें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। यू डू नॉट हैव टू रीड अगेन, यू नॉट हैव टू गो थ्रू सम अदर डिफरेंट सोर्सेस। आज ये क्लास इज मोर देन इनफ फॉर यू गाइस। ऑलराइट, मूविंग अहेड, तो हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत के बारे में। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो जरूरत है वो हम हमारी लास्ट क्लास में भी आपको बता चुके हैं, और इस क्लास में भी मैं आपको यही बता देता हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो कोर फंक्शन है सर, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन वाली जो सिचुएशन है उसमें बैलेंस बना के रखना। एक्सेसिव इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द मार्केट एंड एक्सेसिव डिफ्लेशन इज अगेन नॉट गुड फॉर द मार्केट। तो उस चीज को जो बैलेंस बनाने का काम है वो मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसका जो टारगेट है हम हमारी लास्ट क्लास में आपको बता ही चुके हैं सर, 4% प्लस माइनस 2%। सर कितना जा रहा है सर? ये 4% प्लस माइनस 2% के क्राइटेरिया में जा रहा है। इफ इट इज एक्सीडिंग 6%, यानी इसका जो अपर टॉलरेंस है सर वो 6% है, और अगर इन्फ्लेशन मार्केट के अंदर जो ग्रोथ है वो 6% से ज्यादा ग्रो कर रही है, डिमांड है, तो उस कंडीशन को हमने बोला है इन्फ्लेशन वाला क्राइटेरिया। अगर मैं बात करूं कि जो इसका जो लोअर टॉलरेंस है सर वो 2% का है, अगर मार्केट के अंदर ये इन्फ्लेशन रेट, ये रेट 2% से नीचे जा रही है, तो उस कंडीशन को हमने उसे क्या बोला है? उसे हमने डिफ्लेशन बोला। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बैलेंस करने का जो काम है सर वो एनपीसी का होता है, और इसी वजह से हमें मॉनेटरी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट इज व्हाई वी स्टडी दिस पर्टिकुलर थिंग्स। अब इसके अंदर क्या होता है कि आरबीआई मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, और आरबीआई मनी के फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है? तो उसके दो इंस्ट्रूमेंट है जो हम आज की क्लास में कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। तो आइए, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के साथ में इस डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की जो क्लास है उसके जो की वर्ड्स हैं, उन की वर्ड्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। उसके ऊपर जानना जरूरी है, बिकॉज उसके बिना हमारा ये आज की क्लास का कैलकुलेशन ही व्यर्थ, हम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला एंड सबसे प्रायर इज एनडीटीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। सर इतना बड़ा है, क्या होता है?
ये जितना बड़ा है उतना ही छोटा इसका एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इसका जो फुल फॉर्म है, द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। कैसे होता है, क्या होता है सर? एक बैंक के अंदर जो टोटल डिपॉजिट होता है एक दिन के अंदर, इन अ सिंगल डे, उसमें से आपको माइनस करना है टोटल विड्रॉल्स। यानी एक बैंक में, जैसे मैं बात करूं आज की क्लास के बारे में, तो आज बैंक में जो टोटल डिपॉजिट किया गया है उसमें से आपको माइनस करना है टोटल विड्रॉल्स। इस कैलकुलेशन के बाद में आपको जो लास्ट में नंबर मिलेगा सर, उस नंबर को बोला है एनडीटीएल। ध्यान रखें, ये एनडीटीएल जो है ये डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। व्हेन आई से इट इज कैलकुलेटेड डेली, तो रोज का एनडीटीएल अलग होगा। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हमारे आज की क्लास के लिए। रोज बैंक अपने वर्किंग आवर्स से स्टार्ट करती है और लास्ट में उनका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसके ऊपर वो कैलकुलेशन करते हैं। मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक से स्टार्ट होकर इवनिंग 5 ओ क्लॉक तक के जितने भी ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को एडिशन और माइनस सब्ट्रैक्शन करके लास्ट में फाइनली ये एनडीटीएल निकालते हैं। ये याद रखना, अभी थोड़ी देर में काम आने वाला है। उसके बाद में कुछ डिपॉजिट्स, यानी हमारी जो प्रीवियस ऑफलाइन क्लासेस जो हम मैथ सेंटर पे ले रहे हैं उसके अंदर आई जनरली टॉट यू अबाउट द लायबिलिटीज एंड द एसेट्स। ठीक है, जिसमें एसेट्स इज ऑल अबाउट द जनरेशनल एक्टिविटी जिसके थ्रू बैंक मनी या रेवेन्यू जनरेट करता है, एंड लायबिलिटीज के अंदर हम हमारा जो डिपॉजिट मनी है, क्योंकि वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी है, इट इज नॉट एन एसेट फॉर दिस। उस लायबिलिटी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है आपका टाइम डिपॉजिट। सर नाम बड़े कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, इनके नाम के अंदर ही इनका मीनिंग है, डिमांड डिपॉजिट। अब मैं आपसे एक सिचुएशन बोलता हूं कि आप लोगों ने अपने सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा करा कर रखा है, ठीक है। जब आपने वो पैसा उसके अंदर स्टोर कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हैं, आपके माइंड में क्या होता है कि वेन एवर आई रिक्वायर्ड दैट सॉर्ट ऑफ मनी आई कैन विड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक एट एनी टाइम। आपके पास में एटीएम है, आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास में यूपीआई है, तो आपकी डिमांड पे आपका पैसा आपके पास में होगा। ये जो डिमांड वाला वर्ड है, इससे आपको डिमांड डिपॉजिट याद आ जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल है वो है सर आपका करंट अकाउंट और आपका सेविंग्स अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट आपके दिमाग में बैठा कि सर वो अकाउंट, वो डिपॉजिट जो आपके डिमांड पे आपके हाथ में, whenever you demanded the bank has to give that to you, बैंक मना नहीं कर सकता है। तो उस तरीके के जो डिपॉजिट है सर वी कॉल इट एज डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन या एग्जांपल कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। बैठा आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की। व्हेन आई से अबाउट टाइम डिपॉजिट, तो बैंक के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप अगर बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो इट टेक्स सर्टेन टाइम्स टू ब्रेक, इट टेक्स सर्टेन टाइम्स टू ब्रेक। यानी आपको इमीडिएट इफेक्ट से आप अपने डिमांड के बेसिस पे उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। सर ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है? ऐसे आपके एग्जांपल्स हैं द फिक्स्ड डिपॉजिट एंड द रिकरिंग डिपॉजिट। तो सर हाथों हाथ नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। आपने आज अगर एक एफडी कराया है तो इट टेक्स मिनिमम 7 days फॉर यू टू ब्रेक दैट एफडी एंड उसको रिकैश करना। अगर आपने एक आरडी कराया है तो उसका भी एक मिनिमम ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के पहले आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसा डिपॉजिट जहां पे आपने एक लिमिटेड टाइम, या मैं बोलूं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने पैसे को बैंक वालों को होल्ड करवा दिया है, बैंक को दे दिया है कि नाउ यू यूज दैट मनी, मेरे को इतने टाइम के बाद में चाहिए, इतने टाइम के बाद में चाहिए। तो व्हेन आई से दैट टाइम, तो वो जो टाइप आ रहा है डिपॉजिट का, या मैं वो जो लायबिलिटी का जो सेक्शन आ रहा है उसे हमने बोला है दी टाइम डिपॉजिट। तो आपको क्या देखना है कि सर वो फंड्स, व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी सर वो फंड्स जो आप लॉक कर देते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड टाइम के लिए जो फंड आप लॉक कर देते हैं उसको आपने क्या बोला है, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, एग्जांपल आपका एफडी, आपका आरडी। ठीक है, तो अभी तक की क्लास के अंदर हमने तीन प्रोमिनेंट वर्ड्स को डिस्कस किया। हमने आपको एनडीटीएल के बारे में बताया, हमने आपको टाइम डिमांड डिपॉजिट के बारे में बताया और हमने आपको टाइम डिपॉजिट के बारे में बताया। इन सब के साथ में एक वर्ड और आएगा, दैट इज द लीड बैंक, जो आपकी आज की क्लास में होगा। ये क्या होता है? ये कोई लीडर नहीं होता, ये लीड बैंक इज अ टर्म जिसको हम वो प्रिंसिपल स्पॉन्सर्ड बैंक को लीड बैंक कहते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर करेंसी चेस्ट को इक्विप करके बैठा है, यानी उसके अंदर करेंसी चेस्ट है।
क्या है सर उसके अंदर करेंसी चेस्ट है। तो अब यहाँ पे ये क्या काम करता है सर, ये उस एरिया के अंदर रहने वाली जितने भी लोकल बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट मैंडेटरी वहां पे रिजर्व करके रखते हैं। तो उस बैंक को हमने क्या नाम दिया है सर, उस बैंक को जो हमने नाम दिया है दैट इज दी लीड बैंक। ठीक है, चार टर्म में एनडीटीएल के बारे में बात किया, वी टॉक्ड अबाउट दी डिमांड डिपॉजिट, वी टॉक्ड अबाउट टाइम डिपॉजिट, और लास्ट में हमने आपको बताया एंड वो चीज है लीड बैंक। ये चारों कहां काम आते हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का पार्ट आ रहा है वो इंस्ट्रूमेंट है आपका CRR, जिसका जो फुल फॉर्म है इज कैश रिजर्व रेशियो। तो पहले फैक्ट पे आते हैं। अभी प्रेजेंटली जो CRR रेट चल रही है सर वो कितनी चल रही है, 3% की CRR रेट अभी चल रही है। सर व्हाट इज दिस, आपके एनडीटीएल का, मैंने कहा था ना कि ये सारे के सारे वर्ड्स अभी काम आने वाले हैं। तो हर बैंक अपने डेली के एनडीटीएल का 3% रिजर्व में रखता है बिकॉज इट इज मैंडेटरी मेंशन्ड इन सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम 1934 1934 के एक्ट के सेक्शन 42 में ये लीगली मैंडेटरी कर रखा है कि हर बैंक हर ब्रांच को अपना डेली का एनडीटीएल का 3% यानी सीआरआर की जो भी रेट होगा वो सीआरआर की जो रेट है वो रेट आपको अपने लीड बैंक में स्टोर करनी पड़ेगी। नाउ द लास्ट टर्म जो मैंने आपको बताया वो लीड बैंक आपका यहां काम आता है। कितना स्टोर करना है सर, हमें 3% स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है सर, क्योंकि आपके आरबीआई के एक्ट 1934 के सेक्शन 42 में ये लीगली मैंडेटरी किया गया है। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली कह रखा है कि ये मैंडेटरी है। एडिशनली क्या है सर, आप अपने एनडीटीएल का स्पेसिफिक पोर्शन कितना है सर, वो 3% है। आप कैश फॉर्मेट में, यहाँ पे याद रखना जो वर्ड आपको मैं समझा रहा हूं वो है कैश फॉर्मेट में आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रिजर्व करके रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन सर स्ट्रिक्टली डेली बेसिस पे, क्योंकि आपका एनडीटीएल भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है तो आपका सीआरआर भी कैलकुलेट और मेंटेन रहेगा डेली बेसिस पे। यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, जब बैंक इस तरीके का अमाउंट, क्योंकि 3% कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि किसी बैंक में आप 5 लाख 10 लाख रुपए ही रिजर्व करके रख रहे हैं। जो ट्रांजेक्शन चल रहा है इट गोज इन सीआर, उसका 3% भी बहुत अच्छा अमाउंट होता है। वो CR1 CR2 CR नहीं, जनरली क्रॉसेस फिक्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर। इस पे क्या बैंक को कोई इंटरेस्ट मिलता है, द आंसर इज नो। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में मैंडेटरी कर रखा है कि हर ब्रांच को अपने एनडीटीएल के एक स्पेसिफिक पोर्शन, अभी के लिए 3%, वो रिजर्व करके रखना पड़ेगा। तो ये है हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट। मार्केट में कैसे कंट्रोल करता है, क्या करता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड लुक ऑन द बोर्ड विद व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू। सेकंड जो इंस्ट्रूमेंट आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का आ रहा है सर, वो आ रहा है एसएलआर। कौन सा आ रहा है सर सेकंड इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट जो आ रहा है एसएलआर, क्या फुल फॉर्म है सर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कितना है सर अभी का एसएलआर, इट इज 18%, द करंट रेट इज 18%। सर क्या होता है, बैंक अपने एनडीटीएल का एक स्पेसिफिक पोर्शन, अभी के लिए कितना है 18%, रिजर्व करके रखेगा फ्रॉम इशूइंग एनी लोन। यानी ये एसएलआर का जो भी अमाउंट है बैंक उस पैसे को लोन के फॉर्मेट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता। अंडरस्टूड। सीआरआर आपको रिजर्व करके रखना है, एसएलआर आपको रिजर्व करके रखना है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो सीआरआर के लिए भी मैंने सेक्शन बताया था, कौन से सेक्शन, कौन सा एक्ट, कौन से अधिनियम। तो जब एसएलआर में बात करते हैं तो एसएलआर के अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिए गए आरबी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में इट इज स्ट्रिक्टली मेंशन कि हर बैंक को अपने एनडीटीएल के जो भी स्पेसिफिक नंबर आ रहा है वो स्पेसिफिक नंबर आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। नाउ द डिफरेंस, जब मैं सीआरआर की बात कर रहा हूं तो सीआरआर आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर काम कर रहा था, एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर काम कर रहा है। सीआरआर में आपको कोई इंटरेस्ट फॉर्म में नहीं मिल रहा है। जब मैं बात करूं एसएलआर में तो एसएलआर इज अ प्रॉफिटेबल एंटिटी, उसमें बैंक को रेवेन्यू जनरेट होता है। जब मैं बात सीआरआर की करूं तो सीआरआर कैश के फॉर्मेट में और लीड बैंक में रखना होता है, कैश के फॉर्मेट में और लीड बैंक में वो पैसा रखना होता है।
जब मैं बात एसएलआर की कर रहा हूं तो सर वो एसएलआर जो स्पेसिफिक अमाउंट है, आप चाहो तो गोल्ड में, अगर बैंक चाहे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और अगर बैंक चाहे तो कैश फॉर्मेट में भी रख सकती है। एडिशनली इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है। एसएलआर को आपको लीड बैंक में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो बैंक वो ब्रांच इस अमाउंट को अपने ही लॉकर में स्टोर करके रख सकती है। क्लियर हुआ? चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठी? इफ नॉट तो मैं आपको एक टेबल बता देता हूँ, इस टेबल से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। हेयर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कंपेयरिंग एसएलआर विद सीआरआर। आइए देखिए, जब मैं करंट रेट की बात करता हूं तो सीआरआर अभी हमारा चल रहा है सर 3%। एसएलआर कितना है? एसएलआर 18% का चल रहा है। कौन मेंटेन करता है? सीआरआर के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंबई जाएंगे, आपके सिटी के अंदर जो भी लीड बैंक है, ये वर्ड आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि सर आपके सीआरआर के अंदर जब मैं बात करूं तो आपके सिटी के अंदर जो भी बैंक है जिसके पास में करेंसी चेस्ट है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, दैट नेम इज लीड बैंक। ठीक है, आपकी सिटी के अंदर जो भी लीड बैंक है वो सीआरआर उस लीड बैंक में मैंडेटरी स्टोर रहेगा। और जबकि मैं एसएलआर की बात करूं तो वो बैंक अपने ही लॉकर में उसे स्टोर करके रखेगी, उसे लीड बैंक में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। फॉर्म ऑफ स्टोरेज तो सीआरआर इज एक्सक्लूसिवली मेड इन कैश फॉर्मेट, कैश में स्टोर करना पड़ेगा। और जब मैं एसएलआर के बारे में बात करूं तो सर कैश का तो ऑप्शन है ही है, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी एक ऑप्शन आप लोगों के पास में अवेलेबल होता है। फर्दर इंटरेस्ट के बारे में बात करूं तो सीआरआर पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बैंक का कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। एसएलआर पे यस, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड, वो गोल्ड जो आपने स्टोर कर रहा है, जैसे जैसे उसकी प्राइसेस बढ़ेगी तो आपको उसके ऊपर डेफिनेटली रेवेन्यू मिलेगा। और गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के बारे में बात करूं तो सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर सीआरआर का मेंशन है, और सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर एसएलआर मेंटेन्ड है। 42 याद रह जाएगा तो 42 का उल्टा 24 याद कर लेना। एक याद करना, ये जिस तरह की जो भी ट्रिक्स वगैरह होती, जनरली तो मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि डोंट गो विद द ट्रिक्स, उसी में जाना जो बहुत ज्यादा चीज परेशान कर रही है। बिकॉज अगर तुम मेहनत करके ट्रिक याद करोगे, ट्रिक से उसका सॉल्यूशन करोगे, तो इससे अच्छा सॉल्यूशन ही याद कर लो। ठीक है, सिचुएशन क्या चल रही है, एक टीचर है वो आपको एक ट्रिक बताता है, एक ट्रिक बनाने से फिर उसके बाद में आपको उसका एक आउटपुट मिलता है, तो एंड ऑफ द डे आपको आउटपुट याद करना। तो इतना दिमाग लगा के आउटपुट याद करो तो इससे अच्छा आउटपुट याद कर लो। बट इट अगेन डिपेंड फ्रॉम वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने सीआरआर और एसएलआर को आप लोगों को डिफाइन करके बता दिया। नाउ आई टीच यू हाउ द गवर्नमेंट और द आरबीआई कंट्रोल्स द मनी फ्लो। आरबीआई ने क्या बोला कि एक बैंक का जितना भी एनडीटीएल है, उस एनडीटीएल का कुछ पोर्शन सीआरआर के फॉर्मेट में और कुछ पोर्शन एसएलआर के फॉर्मेट में बैंक होल्ड करके रखेगी। सीआरआर के लिए मैंने बोला कैश फॉर्मेट में होगा, और कहां होगा सर, ये आपके लीड बैंक के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। एसएलआर के लिए मैंने बोला ये कहां होगा सर, ये उस बैंक के पास में ही स्टोर रहेगा। अब होता ये है कि अगर बैंक के पास में 100% का एनडीटीएल है, तो अगर बैंक चाहता तो वो 100 का 100% मार्केट में अवेलेबल हो जाता, तो मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा बनता। अगर बैंक को मार्केट में पैसे का फ्लो कम रखना है तो व्हाट दी आरबीआई विल डू, आरबीआई विल इंक्रीज दी सीआरआर रेट, आरबीआई विल इंक्रीज दी एसएलआर रेट। उससे क्या होगा कि सर ये 100 का 100% मनी मार्केट में नहीं जाएगा, इतना मनी तो स्टोर रह गया, इतना मनी तो होल्ड पे रह गया, जिसपे बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट बच जाता है वो मार्केट में रहता है। अब अगर मार्केट में मनी फ्लो कम है, मनी की अवेलेबिलिटी कम है, उस केस में गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, इन सीआरआर और एसएलआर की जो रेट्स है वो रेट्स कम कर देती है। उससे क्या होता है कि मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा देखने को मिलता है। तो एज आई प्रॉमिस्ड इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले कि मैं आपको मार्केट में आरबीआई मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो नाउ हियर इज द स्लाइड जहां पे मैंने आपको ये चीज भी बता दी। ऑलराइट, इसके बाद में कुछ मिथ्स होते हैं। क्या है कि सर लोग मानते हैं कि जितने भी बैंक्स है वो सीआरआर के नाम पे फिजिकल कैश जो है वो आरबीआई के जो हेडक्वार्टर है मुंबई वहां ट्रांसफर करके आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया हर सिटी के पास में अपना एक लीड बैंक है, और उस लीड बैंक के पास में क्या होगा, एक करेंसी चेस्ट होगा। वो बैंक उस एरिया की, उस लोकेलिटी की जितनी भी बैंक्स है वो अपना सीआरआर कैश के फॉर्मेट में उस लीड बैंक के करेंसी चेस्ट में स्टोर करके रखेगी।
उसके बाद में वो कैलकुलेशन डिजिटली रहेगा, वहां से मुंबई भेजने का जरूरत नहीं है। ऑल राइट, फिर हमने डिफरेंशिएशन देख लिया। अब मार्केट में मनी फ्लो एनडीटीएल का इसी हिसाब से चल रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 5 बजे एसबीआई की किसी ब्रांच में आपको एनडीटीएल कितना मिला सर, 1 CR का, यानी टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल करके लास्ट में जो कैलकुलेशन आई कितनी आई, 1 करोड़ की आई। तो उस 1 करोड़ का एसबीआई को इमीडिएटली 3 लाख, क्योंकि सीआरआर हमारा कितना है सर, 3%, एसबीआई को कितना सर, 3 लाख रुपीज, बिकॉज, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, हाँ, तो सर बैंक को क्या करना पड़ेगा, एसबीआई को 3 लाख रुपए, बिकॉज हमारा जो सीआरआर है सर वो कितना है, 3% है, वो अपनी सिटी की जो भी लीड बैंक है उस लीड बैंक में ट्रांसफर कराना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एसएलआर वो अपने पास में स्टोर करेंगे, बाकी का मनी है जो वो बैंक यूज कर सकती है फॉर देयर पर्पसेस, जो भी उनका मोटिव रहेगा। फर्दर इसके अंदर बात करते हैं कुछ और मिसकंसेप्शन, कि सर हमारे आरबीआई एक्ट को 1943 में लिखा गया था। द आंसर इज रॉन्ग, आरबीआई एक्ट को 1934 में लिखा गया था और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 1949 में बनाया गया था। फर्दर आगे बात करते हैं कि सर डेली विड्रॉल को मैथमेटिकली डेली डिपॉजिट से क्रिएट करें तो प्रोबेबिलिटी है कि सर वो एनडीटीएल नेगेटिव में होगा। तो इसका आंसर बताऊं, एनडीटीएल कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि डेली कैलकुलेशन एक कस्टमर उतना ही पैसा निकाल सकता है जितना बैंक में आए। तो उस केस में एनडीटीएल सेम डे पे कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। एडिशनली उस बैंक के पास में कुछ एफडीज एंड आरडीज भी हो जाएगी, तो एफडीज एंड आरडीज सेम डे में कभी भी नहीं ब्रेक होती। तो इस केस में मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं कि एनडीटीएल कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। ऑल राइट, मूविंग अहेड, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चल के यहाँ पे आपको वो डेली साइकिल मिल जाती है जिसके बारे में अभी हमने बात किया, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या सीआरआर और एसएलआर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होल्ड करने के बाद में बाकी का मनी मार्केट के अंदर ऑपरेशंस के लिए काम आ जाता है। डे क्लोज होने के बाद जिसको जो यूज करना है वो यूज करते हैं, एनडीटीएल को हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में वो बैंक वो कैलकुलेशन करता है, फिर चाहे वो सीआरआर की हो या एसएलआर की हो, और कैलकुलेशन के बेसिस पे वो पैसा ट्रांसफर करते हैं, या मैं बोलूँ होल्ड पे डाल देते हैं, ठीक है। ऑल राइट, फिर फर्दर कुछ और चीज है। जब मैं एनडीटीएल की बात करता हूं तो वो जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली क्लाउड बेस्ड बैंकिंग सिस्टम में कैलकुलेट हो जाती है, कैश फॉर्मेट में आपको उसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि अभी प्रेजेंट ही चल रही है 5%, वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है। एडिशनली इसके ऊपर आगे बात करें तो यहाँ पे जो समरी मैं आपको बताऊं, तो समरी के अंदर जो जो चीजें मैंने अभी की क्लास में आपको बताई है कि सर प्रेजेंट सीआरआर रेट इज 3%, एसएलआर रेट इज 18%। फिर हमने बात किया कि इनका कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया जाता है, सर इनका कैलकुलेशन एनडीटीएल के बेसिस पे किया जाता है। तो एनडीटीएल में कैसे करते हैं, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल, ठीक है। क्या सीआरआर मेंटेन करना जरूरी है, यस इट इज स्ट्रिक्टली मैंडेटरी टू मेंटेन। क्या सीआरआर पे इंटरेस्ट मिलता है, सर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42 के अंदर ये चीज लिखी गई है। फिर हम एसएलआर के बारे में बात करते हैं तो सर एसएलआर कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी के फॉर्मेट में रखा जा सकता है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 में इसे मेंशन किया गया है, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आप लोग आए हैं विच आई एम एक्सपेक्टिंग यू पीपल टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एक बैंक ब्रांच है जिसके अंदर 50,000 का डिपॉजिट हुआ है, पूरे दिन में जब बैंक बंद होने वाली थी तो लास्ट में जो विड्रॉल अमाउंट है वो आया है 10,000 का। तो नाउ कैलकुलेट द एनडीटीएल, तो हमें पता है टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल, तो एनडीटीएल कितना आ रहा है सर, 40,000 रुपीज, 50 में से 10 गए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि सर करंट रेट के अकॉर्डिंग, यानी मैं सीआरआर की रेट देखूं तो अभी प्रेजेंटली जो सीआरआर की रेट जा रही है सर वो जा रही है 3%। तो अब आपको इस पर्टिकुलर डे के लिए सीआरआर का अमाउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करके बताया। ध्यान रखें आप एनडीटीएल के बेसिस पे करना, 50,000 या 10,000 के बेसिस पे मत करना। यानी 40,000 का 3% कितना होगा वो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये वो उस बैंक का उस दिन का एनडीटीएल होगा। कुछ बेसिक सी बातें और जो हम देखें कि भैया सीआरआर इज अ 3 लेटर वर्ड, मैंने कहा था कुछ ट्रिक्स बता दूंगा। तो अभी प्रेजेंटली जो रेट चल रहा है वो कितना है, 3%। क्योंकि वर्ड शॉर्ट है तो ये शॉर्ट फॉर्मेट में कैश में ही रहेगा। एसएलआर इज अ लॉन्ग वर्ड, लंबा चैनल है तो 18%।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मनी रेगुलेटरी एक्ट के बारे में बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 सीआरआर के लिए आ रहा है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज डेडिकेटेडली मेंट फॉर एसएलआर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। सर, डू सेविंग्स अकाउंट विथ जीरो बैलेंस इम्पैक्ट द डेली एनडीटीएल कैलकुलेशन? द आंसर इज नो। जिसके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, क्या वो एनडीटीएल में कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। एनडीटीएल की डेफिनेशन मैंने बहुत क्लियरली बता दी, टोटल डिपॉजिट माइनस टोटल विड्रॉल। तो जिस अकाउंट में जीरो बैलेंस है उसका कोई इंट्रोडक्शन, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, बाकी अकाउंट्स का होगा। What happens mathematically if the bank receives absolutely zero deposit in a given day? तो उस पर्टिकुलर केस में आपका एनडीटीएल उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा कि आपका डिपॉजिट ही कुछ नहीं आया। एफडी एंड आरडीज को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके बेसिस पे जाएगा। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आज की क्लास के अंदर आप लोगों को सीआरआर और एसएलआर के बारे में बता दिया। वी टॉट यू द डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जिससे मार्केट के अंदर आरबीआई मनी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। पैसे मार्केट में फ्लो ज्यादा है, इफ द फ्लो इज टू मच तो सीआरआर एसएलआर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है, इफ द फ्लो इज टू लो तो उसमें उसके परसेंटेज को कम कर दिया जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।